गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सूर्य रॉय और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एसडी कैंपस ऑफिस के हमारे बैच पर, पेड ऐप पर। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जो तैयारी है वो पूरे होश और जोश के साथ कर रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, तैयारी जो होनी चाहिए हमारे पूरे होश और जोश के साथ होनी चाहिए। और पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम है सूर्य रॉय, जैसे आप जानते हैं। और मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करवाने वाला हूं। और जी के जी एस के पोर्शन जो होता है हमारा, बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है, बहुत ही विशाल पोर्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और हम स्पेशली अगर डेडिकेटेडली बात करें किसी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन की, तो उसमें भी एक मुख्य रूप से जो रोल प्ले करता है वो जी के जी एस का पोर्शन प्ले करता है। जी के जी एस में बहुत अन्य सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स जो होता है वो जी के जी एस का पार्ट होता है। करंट अफेयर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। करंट अफेयर्स के साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, साइंस हो गया, ये सारी जो आती हैं ये हमारे जी के जी एस के पोर्शन में आती हैं। और साइंस तो आपका जनरल हो गया। चलो, और मेरी जो दारोमदार है, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज़ आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी एज वेल एज इकोनॉमिक्स। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है दैट इज़ ऑन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस मुख्य रूप से बन सकते हैं आपके सिलेबस में, उस चीज़ की बात करेंगे। तो ये जो हमारी पहली जो डेमो क्लास होने वाली है वो आप देखते हैं कि कैसी जाती है। और बहुत सारा आपको ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं जो आगे आने वाली क्लासेस में हमें कवर करनी है। ठीक है, तो ठीक है, एस डी कैंपस ऑफिशियल ऐप पर मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अगेन। और इसी के साथ हम आज की क्लास पर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारी चलिए, आज जो क्लास है आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं दैट व्हाट इज ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी, सिलेबस वेबलेस की बात हम पक्का कर लेंगे, बट पहले एक बेसिक सी चीज हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, भूगोल हम पढ़ते हैं, तो भूगोल है क्या? व्हाट इज ज्योग्राफी? आप जानते हैं क्या दैट व्हाट इज ज्योग्राफी? अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, स्टडी ऑफ अर्थ। व्हाट इज ज्योग्राफी? स्टडी ऑफ अर्थ। अगर मैं पूरे अर्थ की स्टडी की बात करूं, दैट इज ज्योग्राफी। तब हम ज्योग्राफी की बात करता हूं, भूगोल की बात करते हैं। चलिए, ज्योग्राफी मैंने आपको बताया दैट इज स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, उसको हम मुख्य रूप से ज्योग्राफी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे ज्योग्राफी के फादर कौन हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे ज्योग्राफी के फादर कौन माने जाते हैं, क्या आप जानते हैं हमारे ज्योग्राफी के फादर कौन माने जाते हैं? चलो, ये मैंने छोटा सा आपको क्वेश्चन दिया है, बहुत सरल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा नेट पे जाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, सर्च करो और बताओ मेरे को। मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ को हम बेसिकली ज्योग्राफी कहते हैं, बट मैं आपसे इसका फादर का नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे हमारे हिस्ट्री के फादर होते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर होते हैं, वैसे ही ज्योग्राफी के भी फादर होते हैं। तो उस ज्योग्राफी के फादर का नाम क्या है? ठीक है, चलिए, आज जो है जो मैं बात कर रहा था, इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन ज्योग्राफी, इसमें हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले ये जो सेशन चलाया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जीके जीएस में बहुत ही बड़ा पोर्शन प्ले करता है, चाहे मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ, चाहे मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ। और ज्योग्राफी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये नहीं कि आपका सिर्फ और सिर्फ काम में आएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जामिनेशन में ही काम आएगा, बट ये जो पढ़ाई करोगे डेडिकेटेड तो उसके लिए ही रहेगा, बट अन्य एग्जामिनेशन में भी काम आ सकता है। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको, अगर आप यहाँ पर इस बैचेस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेते हैं, तो आपको वेरी हाई लेवल ऑफ क्लासेस मिलेंगी, यूपीएससी लेवल क्लासेस मिलेंगी। और मैं, अगर ये वाला आप कंटेंट अवेल करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, तो ये आश्वासन मैं देना चाहूंगा कि आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लूँ, चाहे मैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लूँ, कि वो एग्जाम आपसे क्रैक ना हो पाए। दैट इज माई गारंटी। बट गारंटी एक केस में होती है, दैट इफ यू स्टडी वेल। अगर जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसी हिसाब से मेहनत आप भी करते चलेंगे, तब हमारा जो है पेस में, साइकिल के अनुसार, जैसे हम साइकिल होती है ना, पेस मेकिंग जो होती है, तो उसी हिसाब से हम पेस मेकिंग करते हुए चलेंगे। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी करते रहेंगे। और देख सकते हैं हम जीरो से, शून्य से शिखर तक पहुंचने की जो हमारा जो सफर है, वो पूरी तरीके से मैं आपका
मैं आपके साथ ही चलूँगा पूरे सफ़र में, और मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत कैसे आ सकती है, अगर कोई भी डाउट्स हो तो उसका डाउट का प्रॉपर रिज़ॉल्यूशन, ठीक है? तो प्रॉपर रिज़ॉल्यूशन जैसे हमने बात करी है, हम इसी के लिए जाने जाते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट भी शुरू किया है हमारे एसडी कैंपस के परिवार में, दैट इज़ काउंसलिंग, है ना? काउंसलिंग क्या होता है? अगर आपको डाउट है, कोई भी परेशानी चल रही है, तो उसका डाउट रिज़ॉल्यूशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। और लाइव जो हम बैचेस पर क्लास कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा वन टू वन इंटरेक्शन के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, किसी भी चीज़ का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। यही तो भैया लाभ होता है, क्योंकि मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ जैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चले। चाहे मैं यूट्यूब पर क्लास ले लूँ, चाहे मैं कोई बैचेस में मतलब ऐप पर क्लास ले रहा हूँ, मेरा यही इंटेंशन रहता है कि कोई भी अगर क्लास से बाहर जाएगा तो कोई डाउट लेकर नहीं जाना चाहिए। डाउट सबका एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो यूपी ट्रिपल एस सी जो एग्जामिनेशन है उसमें ज्योग्राफी का कौन कौन सा सिलेबस देखा जाता है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं दो भाग में हमारा ज्योग्राफी भूगोल जो है वो डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट? सबसे पहला जो पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी मतलब हमारा भारतीय भूगोल। दूसरे नंबर पर आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब हमारा विश्व भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा दो पार्ट में ज्योग्राफी डिवाइडेड है। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में पकड़ बनानी, मजबूती बनानी बहुत जरूरी है। उसके बाद पहले इंडियन ज्योग्राफी में पकड़ बना ले, उसके बाद हम चलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं भैया, सबसे पहले हमें चर्चा करनी है इंडिया के बारे में। इंडिया एंड ओवरव्यू, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडिया की लोकेशन देखेंगे, है ना? हमारे पूरे वर्ल्ड मैप पर कहाँ लोकेटेड है ना? ये सारी चीजें देखेंगे। तो इंडिया की अगर प्रॉपरली मुख्य रूप से बात करी जाए तो हम इस वाले चैप्टर में इंडिया एंड ओवरव्यू वाले चैप्टर में देखेंगे। सेकेंड नंबर पर देखने को मिलेगा हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में? जैसे आपके हिमालयस, हिमालयस, उसके बाद आपके माउंटेन्स, उसके बाद आपके प्लेन्स, उसके बाद आपके घाट्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, इसके साथ साथ रिवर्स हो गया, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के टॉपिक में के चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद सॉइल्स के बारे में, इंडिया में कितने प्रकार की सॉइल्स देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलती है, रेड सॉइल कहाँ देखने को मिलती है, ब्राउन सॉइल कहाँ देखने को मिलती है, रेगुलर सॉइल कहाँ देखने को मिलती है। तो ये सारी सॉइल्स की जो बात करेंगे ये हम प्रॉपरली इंडिया के मैप के द्वारा बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट में किस प्रकार की सॉइल मिट्टी देखने को मिलती है, और वो मिट्टी किस चीज के लिए अच्छी है, उसमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करूंगा। कौन से क्रॉप्स के लिए, कौन सी फसल के लिए ये जो है कारगर होती हैं ये मिट्टियाँ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपरली सॉइल्स के बारे में चर्चा करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर में। उसके बाद इंडिया में जो क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो क्रॉपिंग सीजन्स देखने को मिलते हैं, राबी, खारिफ और जैद, जो मुख्य रूप से 3 सीजन देखने को मिलते हैं क्रॉपिंग साइकिल के, और उसके हिसाब से हमारे क्लाइमेट्स जो देखने को मिलते हैं। तो क्लाइमेट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, सीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद रामसर साइट आजकल पूछने लग गए हैं किसी भी एग्जाम में। अगर मैं बात करूं रामसर साइट्स की, तो रामसर साइट्स में हमें क्या पढ़ने होते हैं? जैसे रामसर साइट में हम सारी इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ लेते हैं। अगर हमें रामसर साइट में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स आती है ना, रामसर साइट्स में जो चीजें हमें पढ़नी होती हैं, मतलब वो इंडिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो हम इस टॉपिक में कवर कर लेते हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि अगर हम शुरुआत करें तो इंडियन ज्योग्राफी की, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम रामसर साइट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो तो पहला चैप्टर जो है आपका रामसर साइट से ही हम शुरुआत करते हैं।
चैप्टर 1 इज गोइंग टू बी रामसर साइट्स। चलिए, रामसर साइट्स के बाद राष्ट्रीय उद्यान, आप जानते हैं हमारा ज्योग्राफी का बहुत ही मेजर पोर्शन है, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर नेशनल पार्क्स एंड हमारे बायोलॉजिकल रिजर्व्स, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स प्लेस अ वेरी बिग रोल, एंड ऑल्सो इन आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। कैसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान? ऐसे भी पूछ सकते हैं वन वर्ड के रूप में, एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चार चार राष्ट्रीय उद्यान आपके स्टेट के अकॉर्डिंग मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आ जाए, है कि नहीं? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर देखने को मिल सकता है। ऐसा पूछ सकते हैं कौन सा हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है ना? ये सारी चीजें, या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है, ये सारी चीजें हम नेशनल पार्क्स वाले टॉपिक में कवर करते हैं। नेशनल पार्क्स की बात करूं, नेशनल पार्क्स के अलावा अगर हम बात करें तो आखिरी जो टॉपिक है, या आखिरी तो नहीं कहूंगा, बट एक जो मेन टॉपिक है, रिवर्स एंड माउंटेन्स देखने को मिलेगा। माउंटेन्स हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में कवर कर लेंगे। हिमालयस के जितने भी, सबसे आप जानते हैं हमारे हिमालयस जो जाने जाते हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स जाने जाते हैं, क्योंकि जो हिमालय है वो हमारे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हमारे पूरे भारत की, पूरे वर्ल्ड की, और पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो देखने को मिलती है वो भी हमारे हिमालयस में देखने को मिलती है। और हिमालय जो है वो 4 भाग में डिवाइडेड है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिमालयस के साथ साथ हमारे प्लेन्स में कौन कौन से प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एक तो हम हिमालयस पढ़ लेंगे, उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें हिमालयस, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस के बाद हम प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुला प्लेट्यू कवर करेंगे। उसी के साथ साथ हम सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब केंद्रीय उच्च भूमि कवर करेंगे हमारे भारत की। देखो, अगर मैं हमारे इंडिया का मैप अगर मेरे पास हो, तब मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। चलिए, ठीक है, देखो, इंडिया का मैप है। सबसे पहले अगर मैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में? सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। ये हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हिमालयस के बाद हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू। हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू, ये देख रहे हो आप, प्रायद्वीपीय पठार। हमारे भारत को प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। हमारे भारत को पेनिनसुला क्यों कहते हैं, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? कोई जानता है हमारे भारत को पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? हमारे भारत को प्रायद्वीप पेनिनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा भारत का लैंडमास जो है, नीचे से ट्रायंगुलर लैंडमास जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। कौन कौन सी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है? अगर मैं ईस्टर्न साइड बात करूं तो हमें देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अगर मैं वेस्टर्न साइड की बात करूं, तो देखने को मिलता है हमारा अरब सागर, अरेबियन सी, और नीचे हमारा पूरा पूरा इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर देखने को मिलता है। आई बिलीव किसी को भी डायरेक्शन में तो दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ईस्ट, यहां पर आता है वेस्ट, ऊपर आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ। ये होती है हमारी डायरेक्शंस, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे भारत से मूव करना शुरू करो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो। हमारे भारत, ये मैंने बीच में भारत बना दिया, हमारे भारत से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट? इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो कौन सी कंट्री में जाओगे? अगर मैं भारत को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा, वर्ल्ड मैप पर भारत को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा, तो भारत कहां मूव करेगा? भारत चाइना, मंगोलिया, रशिया की तरफ मूव करेगा ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में क्लियर हो गई है। अब हम बात कर रहे थे, ठीक है, एक मिनट का समय देंगे मुझे, हमारा मैप खो गया है शायद से। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इसमें पेनिनसुला प्लेट्यू मतलब हमारा प्रायद्वीपीय पठार में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, ये मिडिल पोर्शन की बात करूंगा। ये जो मिडिल पोर्शन है इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि की बात करेंगे हम, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स के साथ साथ जो आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलता है, दिस इज, ये वाला जो पार्ट देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। कौन सा? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कवर करेंगे। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के साथ साथ हमारा तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन है वो कवर किया जाएगा।
इसके साथ साथ हमारा कोस्टल प्लेन कवर किया जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हमारे जो तटीय मैदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हिमालयस के बाद हमें एक चीज और करनी है, नॉर्थर्न प्लेन्स। हिमालयस के बाद जो मैदान देखने को मिलते हैं, उत्तरी मैदान देखने को मिलते हैं हिमालयस के बाद, हम चर्चा करेंगे इस वाले पोर्शन की, मतलब हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स की, नॉर्थर्न प्लेन्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी मुख्य रूप से बात करूं, इंडियन ज्योग्राफी में दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और भारत का ड्रेनेज सिस्टम, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान और रामसर साइट। ये जो चार टॉपिक अगर इंडियन ज्योग्राफी के आपने महारत हासिल कर ली, तो मैं मतलब ये गारंटी लगा के कह रहा हूं, अगर अच्छे से समझ लिया ये चैप्टर, तो ज्योग्राफी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इंडियन ज्योग्राफी में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो क्या बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने आपको बताया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हमें कवर करना है हिमालयस, उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ आएंगे, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड मतलब पेनिनसुला प्लेट्यू पूरा कवर किया जाएगा, ये वाला पोर्शन। पेनिनसुला प्लेट्यू के अंडर ही हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड हो गया, हमारा दक्कन का पठार हो गया, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ देखने को मिलता है, हमारे कोस्टल प्लेन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ देखने को मिलते हैं। कोस्टल प्लेन्स का मतलब हमारे तटीय मैदान, जो तट देखने को मिल रहा है ना आपको, गुजरात वाला, मुंबई वाला, उसके नीचे गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटका आ जाता है, फिर केरला आ जाता है, ऐसे जितने भी स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो तट मूव करता है हमारा, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी चोटी देखने को मिलती है, या क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस रीजन में, उन चीजों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे आइलैंड्स, भारत में आप जानते हैं आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, एक तो येरा, नहीं मालदीव के ऊपर देखने को मिलता है, केरला के बिल्कुल साइड में, अराउंड केरला से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर होगा, हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है, दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, बट अभी वहां पर स्पेस नहीं मिल पा रही, इसलिए इतनी बुरी हैंडराइटिंग के साथ लिख रहा हूं। चलो, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा नीचे हमारा एक भारत का एक आइलैंड, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या चीजों की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करेंगे। इसके बाद आइलैंड्स के बाद हम डेजर्ट जो भारत में देखने को मिलता है, हमारे राजस्थान के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पर देखने को मिलता है, भारत का एकमात्र हॉट एंड ह्यूमिड डेजर्ट, भारत का एकमात्र हॉट एंड एरिड डेजर्ट, दैट इज थार डेजर्ट देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इतना कवर करेंगे, और ड्रेनेज सिस्टम में हमारी जितनी भी मुख्य रिवर हैं, भारत में दो प्रकार की रिवर प्रणाली, नदी प्रणाली देखने को मिलती है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा जो आता है आपका पेनिनसुला रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम का मतलब यह है कि उसका जो उद्गम स्थल है, उसका जो स्रोत है, वो हिमालय से मतलब हिमनत से, ग्लेशियर से हो रहा है। और अगर मैं पेनिनसुला रिवर सिस्टम की बात करूं, जो उसका सोर्स है, वो मेजरली जो सोर्स माना जाता है, दैट इज ऑफ रेनफॉल, उसका मेजर स्रोत माना जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मुख्य रूप से अच्छे से चर्चा करेंगे, चाहे मैं हिमालयन रिवर्स गंगा की बात कर लूं, सिंधु की बात कर लूं, ब्रह्मपुत्रा की बात कर लूं, चाहे मैं प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा की बात कर लूं, महानदी की बात कर लूं, कृष्णा की बात कर लूं, कावेरी की बात कर लूं, सोन की बात कर लूं, इन सारी चीजों की, ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात कर रहा था, मेरे यहाँ पर कलीग बैठे हुए हैं, तो वो बीच बीच में क्लास के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस करते जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, तो हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे, सिलेबस के बारे में रिवर्स एंड माउंटेन्स की बात कर ली थी, नेशनल पार्क्स की बात कर ली थी। इसमें एक चैप्टर शायद से मिसिंग है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही एक चैप्टर आपका मिसिंग है, जो आपको देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, मैंने आपको बताया कि इंडियन ज्योग्राफी कुछ चैप्टर जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम नदी प्रणाली हो गया, उसके साथ साथ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, उसके साथ साथ इंडिया, इंडिया की लोकेशन, और इंडिया का जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, वो हो गया रामसर साइट कर लो और राष्ट्रीय उद्यान कर लो, बस आपको और इंडियन ज्योग्राफी पूरी पूरी आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं
आगे हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ, विश्व ज्योग्राफी की बात करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। मतलब हमारी अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है? उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वोल्केनोज़ एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के ज़ोन, भारत में कितने ज़ोन्स देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक ज़ोन्स में कितना डिवाइडेड है, और अर्थक्वेक जो आता है वो कौन-कौन सी वेव्स अर्थक्वेक लेकर के आती हैं, जैसे प्राइमरी वेव्स हो गई, सेकेंडरी वेव्स हो गई, बॉडी वेव्स हो गई, लव वेव्स हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम अर्थक्वेक में। और उसी के साथ-साथ वोल्केनोज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंडिया का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है, आप बताएँगे मुझे कौन-सा देखने को मिलता है और कौन से आइलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है? एक मैं डोरमेंट वोल्केनो जो डोरमेंट हो चुका है, जो एक तरीके से बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो इरप्ट नहीं हुआ है, उसको, उसका तो नाम मैं बता देता हूं, दैट इज नारकोंडम। दैट इज नारकोंडम, जो हमें नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स में देखने को मिलता है। अब आपको बताना है जो एक्टिव वॉल्केनो, हमारे भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो इरप्ट भी हुआ था, 2020 में। हालांकि उसका लावा जो है वो ऊपर तो बाहर नहीं आया था वॉल्केनो के निकल के, बट इरप्शन जरूर हुआ था उसमें, फूटा जरूर था वो, ठीक है? तो 2020 में इरप्शन भी हुआ था उस वाले वॉल्केनो में। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज विंड सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? विंड सिस्टम। विंड सिस्टम अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाता है ना विंड सिस्टम का, तो सही है। तो इंडिया, अगर विंड सिस्टम क्लियर हो जाता है तो आपको लग जाएगा कि हाँ, अब ज्योग्राफी समझ में आने लगी है, और ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन हमसे बाहर तो नहीं जाएगा अगर विंड सिस्टम और ऐसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, अगर वो क्लियर हो जाते हैं, पकड़ बना लेते हो क्लास में, जितनी दिमाग लगाकर चलते हो, ठीक है? और उसके साथ-साथ समझते हुए चलते हो हर चीज़ को, डाउट का रिज़ॉल्यूशन करते हुए चलते हो, नोट मेकिंग करते हुए चलते हो, पीडीएफ को बार-बार रिवाइज़ करते चलते हो। अगर एग्ज़ाम से पहले जो-जो मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए चलोगे, रिविज़न करते हुए चलोगे, बार-बार एक चीज़ को रिवाइज़ करते हुए, मैं यही बोलूँगा, रिविज़न इज़ द की। जो चाबी है ना, सक्सेस की जो चाबी है, वो रिविज़न ही है। एक चीज़ को बार-बार, 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 बार-बार जब हम रिवाइज़ करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो दैट इज रिविजन इज द की, ठीक है? विंड सिस्टम के बाद एल नीनो एंड ला नीना। चलो, विंड सिस्टम, विंड सिस्टम के बारे में चर्चा करके हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं एल नीनो और ला नीना। किसकी? एल नीनो और ला नीना। ये हमारा क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट है, मॉनसून का कॉन्सेप्ट है। मॉनसून के अंडर ही ये टॉपिक देखने को मिलता है, एल नीनो, ला नीना। और मुझे पता है बहुत ही बच्चे घबराते हैं कि एल नीनो क्या होता है, लिटिल बॉय या लिटिल गर्ल क्या होती है। अ, तो ये स्पेनिश वर्ड्स हैं, एल नीनो और ला नीना। तो स्पेनिश वर्ड्स, एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय और ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल, ठीक है? तो ये कुछ मॉनसून के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में इतने ज़्यादा मॉनसून्स क्यों आते हैं, इतनी ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, क्या रीज़न होता है, कभी कभार फ्लड्स क्यों आ जाते हैं 3-4 सालों में या 5 सालों में, और कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है कि मॉनसून बिल्कुल भी नहीं आते, ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती है। कुछ साल ऐसे भी होते हैं और बाकी साल नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल जो होते हैं उनको हम मॉनसून्स कहते हैं, नॉर्मल मॉनसून्स कहते हैं। बट जब वर्षा नहीं होती और जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट होता है एल नीनो और ला नीना कॉन्सेप्ट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है हमारे मॉनसून वाले चैप्टर में, और इसको कवर करेंगे विंड सिस्टम के साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है? विंड सिस्टम एंड मॉनसून के साथ ही एक चैप्टर बना के ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे ज्वार की बात करते हैं, टाइड्स की बात करते हैं इस वाले चैप्टर में। आप जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता हूं, ठीक है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइड्स के बारे में, ज्वार के बारे में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मुझे ये बताओ कौन-सा मुख्य रूप से सैटेलाइट वो होता है, कॉज़ होता है, रीज़न होता है कि हमारे भारत में, हमारे पूरे वर्ल्ड में टाइड्स देखने को मिलते हैं, ज्वार देखने को मिलते हैं। ऐसी कौन-सी सैटेलाइट होती है जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड में टाइड्स, ज्वार देखने को मिलते हैं? बताओ? ठीक है, चलो ये इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप देंगे। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, कौन-कौन से 3 क्वेश्चन? सबसे पहले तो ज्वार वाला क्वेश्चन पूछा, उसके बाद फादर ऑफ ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सरल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और उसके साथ-साथ मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था बीच में। आप थोड़ा-सा पीछे जाना और कवर कर लेना। 1 मिनट का समय देंगे मुझे।
चलिए, उसके बाद रिलीव्स एंड ट्रेंचेस। ट्रेंचेस और रिलीव्स और ट्रेंचेस के बारे में बात करेंगे। मतलब आप जानते हैं हमारा सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो देखने को मिलता है हमारे भारत में, सबसे डीपेस्ट जो खाड़ी देखने को मिलती है, ट्रेंच कहते हैं जिसको, वो मरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। बहुत ही डीपेस्ट ट्रेंच जो माना जाता है, वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे ज्योग्राफी में। इतना ही नहीं, बट ओरिजिन ऑफ अर्थ से पहले भी कुछ कुछ चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ कुछ कुछ थ्योरीज होती हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ थ्योरीज भी होती हैं। थ्योरीज जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी हो गई, है ना। और भी डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी होती है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट थ्योरी हो गई। तो ये सारी थ्योरीज की भी चर्चा करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर में, ठीक है। इसमें निकाला गया है आपका प्रतियोगी परीक्षा के लिए भूगोल, पूरा पूरा आपको सिलेबस जो देखने को मिलेगा। ये पूरा सिलेबस तो नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस जो है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। और दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेशन चलेगा वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में चलेगा। मतलब हम आपसे बात करेंगे इंग्लिश में, आपको नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। तो दिक्कत लेने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ज्यादा हिंदी की उपयोगिता हो, और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं देन विल यूज इंग्लिश ऑल्सो। और अगर दोनों मिक्स हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज तो है ही हमारी, राइट। चलिए, एक बार जल्दी से एक बार देख लीजिए हमारा भारतीय भूगोल में क्या क्या चीजें पढ़नी है और विश्व के भूगोल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। चलिए, जल्दी से एक बार नोट मेकिंग कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे हमें क्या क्या चीजें देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी वर्ल्ड मैप की बात कर लेते हैं। अगर ज्योग्राफी लेकर आए हैं, थोड़ी सी वर्ल्ड मैप की बात कर लेते हैं। देखो, वर्ल्ड मैप की अगर मैं चर्चा करूं, ये हमारा वर्ल्ड मैप। देखो, हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो धरती है, उसकी शेप क्या है? उसकी शेप क्या है? अंडाकार शेप है ना। ओवल शेप देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ की। अगर मैं उसी अंडाकार शेप को अगर मैं ऐसे खोल कर रख देता हूं, जैसे ये अगर मान लो ये मेरा ग्लोब है, ये मेरा पूरा ग्लोब है, ठीक है ना। अगर मैं ग्लोब को पूरी तरीके से ऐसे खोल कर रख दूं, ग्लोब को ऐसे दो तरफ से खोल कर रख दूं, तो हमारा इंडिया का, ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप बन जाता है। आप इसको इमेजिन करेंगे दैट, ठीक है, ये हमारा ग्लोब देखने को मिलता है। अगर मैं इस ग्लोब को पूरी तरीके से ऐसे खोल कर रख देता हूं, तो दैट इज आवर वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप के अनुसार बात करूं तो वर्ल्ड मैप पर आपको कितने कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम सरल तरीके से मूव करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार और चर्चा करना चाहूंगा और एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैंने ये हमारे पूरे अर्थ का एक मिडिल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना। मैंने एक पूरे अर्थ का मिडिल पॉइंट निकाल लिया। इस मिडिल पॉइंट के अनुसार अगर मैं आपसे पूछता हूं, इस पॉइंट के अनुसार नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो, इस पॉइंट के अनुसार उत्तर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो, तो आप मुझे सरल सिंपल से ये बता देंगे, सर इस डायरेक्शन से, इस पॉइंट से आप जब ऊपर डायरेक्शन फॉलो करते हैं, दैट इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन और नॉट, दैट इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम, ठीक है, चलिए पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, हमारे उत्तर डायरेक्शन। इसी पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिण की तरफ मूव करो, इसी पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिण की तरफ मूव करो, तो आप बिना किसी डाउट के मुझे बता देंगे, अगर सर पॉइंट से साउथ की डायरेक्शन में, दक्षिण नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो दैट इज आवर साउथ डायरेक्शन। देखो आपको लग रहा होगा ये सिंपल सा सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट मुझे सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। एक बार हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। हमने क्लास के सामने ही देखा था, शून्य से शिखर, जीरो से शुरू करो। मैंने जीरो से शुरुआत कर दी है, अब मुझे शिखर तक लेकर जाना है, मतलब हिमालय की माउंट एवरेस्ट तक लेकर जाना है आप लोगों को। चलिए, जीरो से शुरुआत करके नॉर्थ और साउथ, और इसके साथ अगर मैं बोलूं यहां से पूर्व की डायरेक्शन में फॉलो करो,
पूर्व की डायरेक्शन में चलो। अगर मैं आपको बोलूं यहां से इंडोनेशिया की तरफ जाओ, इस पॉइंट से इंडोनेशिया की तरफ जाओ, तो विच डायरेक्शन विल यू फॉलो? यहां से इस पॉइंट से इफ यू वांट टू गो टू इंडोनेशिया, विच डायरेक्शन वुड यू फॉलो? यू वुड फॉलो ईस्टर्न डायरेक्शन। यहां से अगर ईस्ट पूर्व की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो आप इंडोनेशिया में जाएंगे। अगर इसी पॉइंट से अगर मैं बोलूं कि एक काम करिए, साउथ अमेरिका की तरफ मूव करो, साउथ अमेरिका की तरफ मूव करो, तो आप मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन फॉलो करोगे? यहां से अगर मैं आपसे बोलूं साउथ अमेरिका की तरफ जाना है, तो आप बोलेंगे सर यहां से वेस्ट चलना शुरू कर दीजिए, पश्चिम की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे साउथ अमेरिका। अगर जाना है यूरोप, तो नॉर्थ डायरेक्शन फॉलो कर लीजिए। मिडिल पॉइंट हमारे भारत के हमारे पूरे विश्व के, हम भारत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में ना इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, इसीलिए भारत भारत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज आवर वर्ल्ड मैप। जैसे मैंने आपको सरल तरीके से समझाया कि अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर अगर मुझे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जाना है तो आई विल फॉलो नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मुझे बाय चांस इंडोनेशिया की तरफ जाना है इस मिडिल पॉइंट से, देन आई विल फॉलो ईस्टर्न डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट से मुझे साउथ अफ्रीका की तरफ जाना है तो मैं पश्चिम डायरेक्शन मतलब वेस्ट डायरेक्शन फॉलो करूंगा। और अगर मुझे साउथ की तरफ जाना है तो यहां से मैं नीचे मूव करना शुरू करूंगा, देन दैट विल बी इन दिस सदर्न डायरेक्शन। ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाएंगे और इस वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, थोड़ी सी और चीजें जानते हैं। चलिए जानते हैं। चलो, अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं, एक सिंपल सी लाइन अगर मैं वर्ल्ड मैप पर ड्रॉ करूं और हमारे पूरे वर्ल्ड मैप को, ग्लोब को दो भाग में डिवाइड करता हूं, पूरे ग्लोब को अगर मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं, नॉर्थन पार्ट में और सदर्न पार्ट में। देखो, ग्लोब को मैं दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो नॉर्थन पार्ट आ गया मुझे ऊपर नॉर्थ, और नीचे सदर्न पार्ट आ गया नीचे साउथ। अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं हमारे पूरे ग्लोब को, तो एक लाइन की मैं सहायता लूंगा, तो दैट इज इक्वेटर। दैट इज इक्वेटर, 0 डिग्री की लाइन। इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन की सहायता लेकर के इक्वेटर को, दैट इज द लैटिट्यूडनल लाइन। अभी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो इक्वेटर, अभी ये समझो कि इक्वेटर एक हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है, मतलब लेटी हुई लाइन है, दीक्षांतर रेखा है। जितनी भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है, उसको हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। एक इक्वेटर जो एकमात्र हमारी लाइन है, वो भी एक प्रकार की लैटिट्यूडनल लाइन है, जो हमारी अक्षांश रेखा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और इक्वेटर की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। इक्वेटर की ही वो लाइन है जो हमारे पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला जो पार्ट है दैट इज नॉर्थन पार्ट, एंड जो दूसरा पार्ट है दैट इज सदर्न पार्ट। ठीक है, एक लाइन की मैंने बात कर ली, अब एक लाइन की मैं और ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने देख लो हमारे पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड किया, कौन सी लाइन से? इक्वेटर लाइन से। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, मतलब जिसको 0 डिग्री कहते हैं, उससे मैंने हमारे पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में अगर मैं वैसे ही एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन मेरी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन तो मेरी लेटी हुई है, बट ये वाली लाइन तो खड़ी हुई है। अरे ये वाली लाइन तो खड़ी हुई है ना। ठीक है, तो ये जो खड़ी हुई लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दीक्षांतर रेखा। और ये एक हमारी दीक्षांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जिसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, जिसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, जो हमारे पूरे वर्ल्ड को, जो हमारे पूरे ग्लोब को अगेन दो भागों में डिवाइड करती है। कौन कौन से दो भाग? एक तो ये वाला पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया। मैंने इक्वेटर लाइन का इस्तेमाल किया दो भागों में डिवाइड करने के लिए, नॉर्थ और साउथ में, और मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन का इस्तेमाल किया हमारे पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करने के लिए। सबसे पहला भाग जो देखने को मिलता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट देखने को मिलेगा और ये हमारा वेस्टर्न पार्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न पार्ट देखने को मिलेगा, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट देखने को मिलेगा। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा नॉर्थन पोर्शन है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये पूरा पूरा साउथ का पोर्शन है। और लॉन्गिट्यूड के अनुसार बात करूं, ये वाला जो पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा ये वेस्ट मतलब पश्चिम पोर्शन देखने को मिलेगा, पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला जो आपका देखने को मिलेगा ये हमारा पूर्वी गोलार्ध देखने को मिलेगा। ये वाला ऊपर कौन सा, जल्दी से बताओ, उत्तर कौन, ऊपर कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कौन सा, हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे इक्वेटर और ग्रीनविच मेरिडियन की लाइन से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइन से हम हमारे पूरे वर्ल्ड को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, इन लाइन का इस्तेमाल करके अब आप मुझे भारत की लोकेशन बता दो। अब इन लाइंस का इस्तेमाल करके आप मुझे सिंपल सी भारत की लोकेशन बता दो। आप देख पा रहे हैं भारत की लोकेशन कुछ यहां है। अगर मैं लैटिट्यूडनल लाइन के हिसाब से बात करूं, मतलब अगर मैं अक्षांश रेखा के अनुसार बात करूं, तो अक्षांश रेखा के हिसाब से तो हमारा भारत ऊपर है। अक्षांश रेखा के हिसाब से हमारा भारत ऊपर है। तो एक तो हो गया नॉर्थ, अक्षांश रेखा के हिसाब से नॉर्थ में है। और अगर मैं दिशांतर रेखा के हिसाब से बात करूं, तो भारत कौन से हेमिस्फीयर में है, कौन से गोलार्ध में है? अरे भैया इस वाले पार्ट में है ना, तो ये वाला तो ईस्ट आ गया। तो हमारे भारत की जो लोकेशन देखने को मिलती है, मैंने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया, इंडिया लोकेशन, इंडियाज लोकेशन, इंडियाज लोकेशन ऑन ऑन द वर्ल्ड मैप, इंडियाज लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। अगर मैं वर्ल्ड मैप पर इंडिया की लोकेशन की बात करूं, तो इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत की लोकेशन देखने को मिलती है। आज सिंपल सा सरल सा पॉइंट हमने यही डिस्कस किया, हमारे पूरे वर्ल्ड में भारत की लोकेशन क्या देखने को मिलती है। पूरे वर्ल्ड में आपने सीखा भारत की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे मेरे बहुत सारी चीजें हैं, बट आज जो है थोड़ा सा मामला हल्का रखते हैं, थोड़ी सी चीजें हल्की रखते हैं। सिलेबस का डिस्कशन हुआ, काफी सारी और चीजें डिस्कस करी, और प्रॉपरली इन सारी चीजों की बात जो करूंगा वो मैं नेक्स्ट हमारी पहली क्लास से सब चीजों की बात करूंगा। कहां पर आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, कहां सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये सारी चीजों की बात हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास जो हुई है दैट वुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, पहली वाली जो क्लास हुई है वो क्लियर होगी, ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होगा, और मुझे ये लगता है कि आप रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार होंगे। ज्योग्राफी में अगर शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो मेरा साथ बनाकर रखो। ज्योग्राफी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में अगर शून्य से शिखर तक का सफर तय करना है तो मेरा साथ बनाकर रखो। जरूर हम और आप साथ में मेहनत करते हुए, साथ में एफर्ट्स डालते हुए, आप भी जितनी जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है, और मैं आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं, उस प्रकार से मेहनत करोगे तो पूरी लाइफ में इंडिया में अगर कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसको क्रैक करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।